जिंदगी को सार्थक बनाने के लिए एक आपको उद्देश्य को खोजना होगा और उसे फिर पाने के लिए जी तोड़ मेहनत करनी होगी, जी तोड़ कोशिश करनी होगी। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त कवि आदि गणेश। साथियों, अगर आप ये सोचते हैं कि मेरे जीवन के अंदर कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, मैं किस प्रकार क्या कुछ करूं कि मेरे जीवन में सकारात्मकता बनी रहे और मैं सफल हो जाऊं तैयारी अच्छे से करके, अगर आप डिमोटिव हैं, निराश हैं, उदास हैं, हताश है किसी भी कारण से, तो मेरा दूसरा चैनल है एक आदि की आवाज़ नाम से, उस पर जाइए और कुछ वीडियो डाले हुए हैं उसमें मोटिवेशनल, उनको सुनिए। आपको खोपड़ी की जो दृष्टिकोण है आपका व्यापक हो जाएगा, आपके सोचने समझने का तरीका कुछ हद तक परिवर्तन हो जाएगा और आप अपने काम के प्रति अच्छे से जुट जाओगे। प्रारंभ करते हैं। हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास, क्लास है आज 33 नंबर। इससे पहले के 32 वीडियो आपने नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वहीं जो 3 बजे क्लास होती है अपनी, वो आज कुछ कारणवश लेट हुई थी, वो हुई थी अपनी 3:30 पर हुई थी आज क्लास, जिसमें देव साहब के सवैया और कवित है उनको अच्छे से जो एक्सप्लेन किया है, अच्छे से उनका भावार्थ है जो आपको बताया गया है। तो वो क्लास भी आपने नहीं देखी है तो चैनल पर जाकर देख लीजिएगा। अनुरोध आपसे, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर लें। प्रारंभ करते हैं। छायावाद चल रहा है अपने, और छायावाद के जो प्रमुख कवि हैं उन पर आए। उससे पहले कुछ और कवि हैं जिनमें कल बच गए थे, जिसमें सुभद्रा कुमारी चौहान साहिबा का जन्म जो प्रयाग में होता है, निहालपुर गांव में होता है। यह शिक्षा अधूरी छोड़कर स्वतंत्रता के आंदोलन में है जो कूद पड़ी, यानी कि पार्टिसिपेट करने लगी, भाग लेने लगी। स्वतंत्रता आंदोलन के समय ये कई बार क्या गई, जेल भी गई। इनकी कविताएं त्रिधारा और मुकुल में संकलित है। नोट कर लीजिए, सुभद्रा कुमारी चौहान की कविताएं त्रिधारा और मुकुल में है जो संकलित है। इनकी एक कविता है झांसी की रानी, बहुत प्रसिद्ध हुई है, जन जन में प्रसिद्ध हुई है। इन्होंने राष्ट्र प्रेम के साथ पारिवारिक परिदृश्य की रचनाएं भी लिखी। इनके साथ ही हम बात करें तो रामनरेश त्रिपाठी साहब, उदय शंकर भट्ट साहब, जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद, दिनकर आदि ने भी राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा की जो कविताएं लिखी। रामनरेश त्रिपाठी ने मानसी, नोट कीजिए, रामनरेश त्रिपाठी साहब ने मानसी, पथिक और स्वप्न यह खंड काव्य है जो लिखे। त्रिपाठी साहब ने 1927 में मानसी, पथिक 1920 में और स्वप्न 1929 में। ये खंड काव्य हैं इनके, मानसी, पथिक, स्वप्न। ठीक है। उदय शंकर भट्ट ने तक्षशिला और दिनकर ने रेणु का कविता संग्रह जो लिखे। अब छायावादी कवियों के अंदर जो प्रमुख 4 लोगों का नाम आता है और इनसे जुड़ा हुआ एक न एक सवाल है जो हमेशा पूछा जाता है। तो लिखिए, छायावादी कवियों में सबसे पहले जयशंकर प्रसाद का नाम नोट कीजिए। जयशंकर प्रसाद का जन्म जो है वो काशी के एक संपन्न घराने में हुआ था जो सूंगनी साहू के नाम से प्रसिद्ध था। इनका घराना सूंगनी साहू नाम से प्रसिद्ध था। कवि होने के साथ साथ एक गंभीर जो है चिंतक भी थे, चिंतनशील व्यक्ति थे। कामायनी 1935 इनका प्रसिद्ध महाकाव्य, एरो लगा के लिख लीजिए, कामायनी 1935 इनका प्रसिद्ध महाकाव्य जयशंकर प्रसाद साहब का कई बार पूछा गया। इनकी काव्य रचनाएं लिखिए, काव्य रचनाएं, वन मिलन 1909, प्रेम राज्य 1909, अयोध्या का उद्धार 10, शोकोच्छ्वास 10, वब्रुवाहन 11 में, कानन कुसुम 13, प्रेम पथिक 13, करुणालय 13, महाराणा का महत्व, झरना, आंसू और लहर। बहुत बार पूछी गई है। झरना, आंसू, लहर, महाराणा का महत्व, करुणालय, प्रेम पथिक और कानन कुसुम, ये रचनाएं तो बहुत बहुत बार पूछी गई। तो इन रचनाओं को जरूर जरूर याद रखिएगा, जिनमें आपको लहर, पथिक, करुणालय, महाराणा का महत्व, झरना और आंसू। इनकी कविताओं में स्वार्थ का निषेध कर भारतीय समाज और विश्व के कल्याण की प्रतिष्ठा है जो की गई देखने को मिलती है। छायावादी कवियों में दूसरे प्रमुख कवि आते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। साथियों, ये संक्षिप्त इतिहास वाली जो पुस्तक है ये होने के बाद में मैं आपको साहित्य इतिहास के प्रश्नों के रूप में, वन लाइनर के रूप में और कुछ छोटे छोटे
यूँ कहे ना, शॉर्ट एंड स्वीट में कुछ ऐसे ऐसे टुकड़ों में आपको साहित्य इतिहास की जानकारी और दूंगा जहाँ से सीधे सीधे सटीक है जो सवाल पूछे जाते रहे हैं और पूछे जाते हैं हमेशा, जिस जिस पोर्शन से पूछे जाते हैं बहुत गजब के तरीके से। तो अंत तक जुड़े रहिएगा आप, जब तक परीक्षा होती है आपको श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मैटर है जो यहाँ पर मिलने वाला है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला साहब 97 से 62, जन्म महिषादल स्टेट मेदिनीपुरी बंगाल में बसंत पंचमी को होता है। कब होता है? बसंत पंचमी को। इनका जीवन अनेक अभावों और विपत्तियों से भरा था, संघर्षमय था, स्ट्रगल था जीवन के अंदर निराला के। ये अपनी धुन के पक्के और फक्कड़ स्वभाव के व्यक्ति थे। खोपड़ी में जो बात जच गई बस वैसे ही करना, किसी के नहीं सुनना। इनकी रचनाओं में लिखी है रचनाएं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला रचनाएं पूछी जाती है। जूही की कली 1916, पहले भी जिक्र आया था एक जगह। अनामिका 23, परिमल 30, गीतिका 36, तुलसीदास 1937। बहुत बार पूछी गई जूही की कली, अनामिका, परिमल, गीतिका और तुलसीदास। वहीं इन्होंने मतवाला और समन्वय पत्रिकाओं का संपादन भी किया। ये सवाल भी कई बार पूछा गया है। मतवाला और समन्वय पत्रिकाओं का संपादन भी किया किसने? निराला साहब ने। इनकी लंबी कविता के बारे में भी कई बार पूछा गया है। राम की शक्ति पूजा इनकी ही नहीं वर्ण संपूर्ण छायावादी काव्य की उत्कृष्ट उपलब्धि है। राम की शक्ति पूजा एक लंबी कविता है, दीर्घ कविता है, यह भी बहुत बार पूछी गई है। तीसरे आते हैं अपने सुमित्रानंदन पंत। जन्म उत्तर प्रदेश के जिला अल्मोड़ा में होता है, अल्मोड़ा के कोसानी गांव में। बचपन में मातृ स्नेह से वंचित हुए बालक पंत का मन अल्मोड़ा की प्राकृतिक सुषमा की ओर आकृष्ट हुआ। पंत की पहली कविता गिरजे का घंटा। पूछ लिया जाए पंत की पहली कविता कौन सी? गिरजे का घंटा, ध्यान में रखिए। अन्य काव्य ग्रंथ लिखिए। उच्छ्वास, अन्य काव्य ग्रंथों में उच्छ्वास। दूसरा आता है ग्रंथि। तीसरा वीणा, पल्लव और गुंजन। उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव, गुंजन। वीणा इनका अंतिम छायावादी काव्य संग्रह कहा जा सकता है। अंतिम छायावादी काव्य संग्रह की बात आए पंत साहब की तो वीणा। पंत के काव्य में प्रकृति के मनोरम रूपों का मधुर सरस है जो चित्रण मिलता है। और महादेव वर्मा चौथे जो प्रमुख रचनाकारों में हस्ताक्षर में नाम आता है, महादेव वर्मा का आता है छायावादी में। 1907 से 87, जन्म उत्तर प्रदेश के कहाँ पर होता है? फर्रुखाबाद में होता है साहब। काव्य संग्रह लिखिए इनके। निहार 1930, रश्मि 32, निर्जा और सांध्य गीत। इन रचनाओं का क्रम है जो पूछा गया है सेकंड ग्रेड में और फर्स्ट ग्रेड में भी कई बार आया है। निहार, रश्मि, निर्जा और सांध्य गीत। निहार महादेव वर्मा वाले अध्याय के अंदर मैंने इनको डिटेल से बताया था आपको परिचय। यामा 1940 में निहार, रश्मि, निर्जा और सांध्य गीत के सभी गीतों का संग्रह। महादेव वर्मा वाले पार्ट में मैंने कंप्लीट इनका परिचय लिखवाया है। आपको साहित्य इतिहास में अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो तभी मैं कहता हूँ कि 9 से 12 वाले जितने भी चैप्टर हैं, आपको अगर फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो आप केवल, तो 9 से 12 के जितने भी रचनाकार उन सब का कवि परिचय जो आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए डिटेल से। साहित्य इतिहास वहीं से तो है, जो वहाँ रचनाकार है पाठों वाले वही तो साहित्य इतिहास के अंदर। तो ज़्यादातर 9 से 12 वाला मैटर अपने फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के अंदर तो ज़्यादातर पेपर बनाने वाले वहीं से उठा लेते हैं प्रश्न। और अगर आप सेकंड ग्रेड की तैयारी करिए तो 9 से 12 के सभी पाठ और परिचय है जो देखना ही देखना है, कोई दिक्कत नहीं है। पर परिचय को बहुत डिटेल से हर जिस भी रचनाकार का अगर विस्तारित है उसका परिचय वगैरह, रचनाएं वगैरह और साहित्य इतिहास में वो महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो मैं उस रचनाकार के बारे में उस परिचय के साथ में पूरी जानकारी है जो आपको उपलब्ध करवाता आ रहा हूँ। आपको जो पहले से जुड़े हुए साथी हैं उनको तो ज्ञात होगा और नए जुड़े हैं तो वो भी आप देख लीजिएगा। ठीक है, ये हो गए इनके। तो यामा के अंदर क्या, निहार, रश्मि, निर्जा और सांध्य की जो जितनी ऊपर रचनाएं हैं, काव्य संग्रह है, इन सब के जो गीत है वो यामा में संकलित है। आगे देखिए साहब, छायावाद के अन्य कवि में हम बात करें तो माखनलाल चतुर्वेदी साहब, नवीन साहब ऊपर हमने बात की थी, भगवती चरण वर्मा, डॉक्टर रामकुमार वर्मा का नाम आता है, मोहनलाल महतो वियोगी का नाम आता है, लक्ष्मी नारायण मिश्र का नाम आता है, जनार्दन प्रसाद झा द्विज आते हैं, गोपाल सिंह नेपाली आते हैं, केदारनाथ मिश्र प्रभात आते हैं, आर से प्रसाद सिंह आदि का नाम उल्लेखनीय किसमें? छायावाद के अन्य कवियों में। इस काल में प्रेम और मस्ती का काव्य जो भी खूब लिखा गया, इन कवियों में हरिवंश राय बच्चन साहब,
अमिताभ बच्चन तो आपको पता ही है कैसे बोलते हैं, नमस्कार, आभार, अभिनंदन, कौन बनेगा करोड़पति के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। तो ये बच्चन साहब, उनके इन अमिताभ जी के पिताजी नरेंद्र शर्मा साहब, गोपाल सिंह नेपाली, हृदेश हरिकृष्ण प्रेमी, अंचल साहब आदि है जो उल्लेखनीय है। इन कवियों की कविताओं में जीवन से भागने की नहीं, वरन जीवन की विषमताओं को एक सामान्य अनुभूति के स्तर पर सुलझाने की है जो ललक दिखाई पड़ती है साहब। निष्कर्ष के तौर पर हम कहें छायावाद के जो पद्य साहित्य है उसके अंदर, तो कह सकते हैं कि छायावाद में स्वच्छंदतावादी प्रवृत्ति मिलती है। ये छायावाद की एक मूल विशेषता है, कई बार पूछी गई है, ध्यान में रखिएगा। छायावाद में एक स्वच्छंदतावादी प्रवृत्ति है जो मिलती है, किंतु इसमें क्या नैतिक दृष्टि प्रधान है, इसमें नैतिक दृष्टि प्रधान है। स्वच्छंदतावादी प्रवृत्ति तो मिलती है लेकिन नैतिक दृष्टि है जो टॉप पर है, प्रधान है। छायावादी काव्य जो है सर्ववाद, कर्मवाद, वेदांत, शैव दर्शन, अद्वैतवाद, भक्ति आदि भारतीय सिद्धांतों को लेकर जो चलता है और इसकी अभिव्यंजना शैली में नवीनता है। अब हम देख लेते हैं छायावाद काल का गद्य साहित्य। ठीक है, गद्य साहित्य की जितनी भी विधाएं हैं उन पर हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो नाम आ जाता है अपने नाटक विधा का। तो लिखिए छायावाद के गद्य साहित्य के अंदर नाटक, या छायावाद काल और गद्य साहित्य डेस करके लिखिए और फिर नाटक लिख लीजिए। तो इस काल के अंदर जो भी नाटक रहे हैं, और यहाँ से अक्सर नाटकों से संबंधित, आलोचना से संबंधित, कहानियों से संबंधित अक्सर सवाल है जो पूछा ही जाता है, पूछा जाता नहीं है, जा सकता नहीं, पूछा ही जाता है। तो नाटकों में लिखिए, हिंदी नाटक साहित्य की दृष्टि से इस युग को प्रसाद युग कहना उचित है। अगर नाटक साहित्य की दृष्टि से हम बात करें तो इस युग को क्या कहा जा सकता है? प्रसाद युग कहा जा सकता है। प्रसाद जी ने 1918 ईस्वी के पूर्व से ही नाटक लिखने हैं जो शुरू कर दिए थे। उनकी आरंभिक रचनाएं सज्जन, कल्याणी परिणय, प्रायश्चित, करुणालय, राज्यश्री है। ठीक है, प्रसाद जी की है, ये ध्यान में रखिएगा। अतिरिक्त बात करें तो विशाख, इनके अतिरिक्त लिखते जाइए प्रसाद जी के रचनाएं। इसके अतिरिक्त हम बात करें तो विशाख 1921 में, अजातशत्रु कई बार पूछा गया प्रसाद साहब का नाटक। कामना, जन्मेजय का नाग यज्ञ, ये भी कई बार पूछा गया है। ठीक है, स्कंदगुप्त, ये भी कई बार पूछा गया है। एक घूंट, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, ये भी कई बार पूछा गया। ये ने हिंदी नाट्य साहित्य को विशिष्ट स्तर एवं गरिमा है जो प्रदान की। ये सभी के सभी जो नाटक हैं, ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त, घूंट, स्कंदगुप्त और जन्मेजय का नाग यज्ञ, कामना, अजातशत्रु, विशाख, करुणालय, राज्यश्री, ये सभी के सभी है जो बहुत बार पूछे गए हैं। तो सारे खोपड़े में होने चाहिए, नोट कर लीजिए, क्योंकि ये इस पुस्तक के अंदर वही प्रसिद्ध रचनाकारों को उल्लेख किया गया है जो अक्सर पूछी जाती रही है। वस्तुतः हिंदी उपन्यास और कहानी के क्षेत्र में जो स्थान प्रेमचंद का है, ध्यान में रखिएगा, लिख लीजिए चाहे इस लाइन को यहाँ से, हिंदी उपन्यास और कहानी के क्षेत्र में जो स्थान प्रेमचंद का है वही नाटक के क्षेत्र में प्रसाद का है। तो उपन्यास और कहानियों के लिए प्रेमचंद को जहाँ बहुत माना जाता है, वही नाटकों के क्षेत्र में प्रसाद भी कम नहीं है। द्विवेदी युग में हुई नाट्य लेखन की क्षतिपूर्ति जयशंकर प्रसाद ने कहाँ यहाँ पर कर दी। भारतेंदु द्वारा स्थापित की गई हिंदी नाटक और रंगमंच की परंपरा को जयशंकर प्रसाद ने नया जीवन दिया और नई दिशा भी दी। प्रसाद जी मुख्यतः ऐतिहासिक नाटककार के रूप में प्रतिष्ठित है। पूछ लिया जाए जयशंकर प्रसाद मुख्य तौर पर किस रूप में, किस प्रकार के नाटककार के रूप में प्रतिष्ठित है, तो ऐतिहासिक नाटककार के रूप में। सामान्य सी बात है, लेकिन आपके ध्यान में नहीं हो तो बस ऐतिहासिक दे दिया, राजनीतिक दे दिया, सामाजिक दे दिया और कुछ दे दिया। तो ऐतिहासिकता, इनके ऐतिहासिकता का जो पुट है वो ज़्यादा मिलता है, इसी रूप में प्रतिष्ठित हुए हैं ये। प्रसाद के अतिरिक्त हम बात करें तो हरिकृष्ण प्रेमी और लक्ष्मी नारायण मिश्र साहब विशेष रूप से उल्लेखनीय नाटकों के सिलसिले में। लिखिए रो करके,
हरिकृष्ण प्रेमी ने इस अवधि में स्वर्ण विहान, रक्षाबंधन और पाताल विजय, प्रतिशोध। हरिकृष्ण प्रेमी साहब के हैं स्वर्ण विहान 1930, रक्षाबंधन 34 में, पाताल विजय 36 में, प्रतिशोध 37, शिव साधना 37 आदि नाटक लिखे। कई बार कमेंट आता है कि सर हम इनको याद कैसे करें। तो साथियों में याद करने का आपको तरीका सीधा सा यही है, आप इनको साथ साथ में नोट्स बनाते चलें। नोट्स बना लिए, अब क्या करोगे, जैसे आज ये अपनी क्लास हुई, अब कल जब क्लास होगी 8 बजे, उससे आधे घंटे पहले या 45 मिनट पहले उठाओ फटाफट और पिछले 2-3 दिन के जितने भी नोट्स बनाए उनको रिवीजन करो। ठीक है, अगले दिन क्लास हुई उससे पहले फिर 45 मिनट पहले आओ, अपने रजिस्टर उठाओ, फिर 2-3 दिन में जो भी क्लास हुई रिवीजन करो, फिर रिवीजन। तो बार बार रिवीजन से ये जो प्रसिद्ध रचनाकार हैं, जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं जो अक्सर पूछी जाती रही, वही इस पुस्तक में समाहित है, जो कि साहित्य इतिहास का एक बेस है, क्योंकि कक्षा 11-12 के लिए कॉमन रूप से चलती रही है। तो ये बेस है आपका बहुत अच्छे से, और 70-80% सेकंड ग्रेड में तो समझो कंप्लीट ही समझो आप, यहीं से सवाल आते हैं, इसी पुस्तक से मिल जाएंगे आपको। और फर्स्ट ग्रेड के अंदर भी आपको 60+70 तक यहाँ से सवाल मिल जाएंगे, क्योंकि प्रसिद्ध हैं ये, और बाकी आप अलग से हो जाएगा चीज़ें। तो इनको बार बार रिवीजन ही, दोहरान ही इनका समाधान है याद करने का। बाकी आप जुगाड़ लगाओगे, ट्रिक लगाओगे तो कितने रचनाओं में लगाओगे बताओ। तो ये प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध आराम से 5 बार रिवीजन हो जाएगा, 7 बार रिवीजन हो जाएगा। नोट्स बना लोगे तो आपको, ये लगभग 145 पन्नों की किताब है, 100 से ऊपर तो अपन निकल गए, ख़त्म होने वाली है। तो आप नोट्स बनाओगे तो मुश्किल से मेरे ख्याल से 40 पन्नों के अंदर सिमट जाएगी ये किताब, क्योंकि बाकी तो कनेक्टिंग वर्ड है, मेन फैक्चुअल चीज़ें जो रचनाएं, रचनाकार वगैरह है, जो नोट्स रूप में उन्हीं को लिखना है आपको। बार बार रिवीजन करोगे जितने में काम हो जाएगा। तो ठीक है, शिव साधना ये आदि नाटक है जो किसने लिखे, हरिकृष्ण प्रेमी साहब ने। इनमें स्वर्ण विहान ये गीति नाटक है। स्वर्ण विहान किस प्रकार का, गीति नाटक है। लिखी आगे एरो करके, लक्ष्मी नारायण मिश्र साहब के नाटकों में अशोक, सन्यासी, मुक्ति का रहस्य, राक्षस का मंदिर, राजयोग, सिंदूर की होली, आधी रात आदि नाटकों की रचना की। तो लक्ष्मी नारायण मिश्र साहब के कौन कौन से हो गए, अशोक, सन्यासी, मुक्ति का रहस्य, राक्षस का मंदिर, राजयोग, सिंदूर की होली, आधी रात। ठीक है, आगे देखिए 115 पेज पर आगे अपन, 145 का समथिंग है। इनके अतिरिक्त अंबिका दत्त त्रिपाठी, रामचरित उपाध्याय, रामनरेश त्रिपाठी, गंगा प्रसाद अरोड़ा, गौरी शंकर प्रसाद, परिपूर्णानंद, वियोगी हरि, गोकुल चंद्र वर्मा, कैलाश नाथ भटनागर, लक्ष्मी नारायण गर्ग, सेठ गोविंद दास, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरियोध आदि के नाटक भी उल्लेखनीय है। ये काल नाटक साहित्य के लिए समृद्ध काल कहा जा सकता है, छायावाद वाला। इस काल में ऐतिहासिक, धार्मिक, सामाजिक, राष्ट्रीय, सांस्कृतिक चेतना एवं यथार्थपरक है जो नाटक लिखे गए। इस युग में आगे हम बात करें गद्य विधा के अंदर, तो एकांकी नाटक भी देखने को मिलते हैं। एकांकी नाटकों में देखिए आप, एकांकी लेखन का जो प्रचलन है वो छायावाद काल में ही हुआ। जो आरंभ से एकांकी लेखन के जो छुटपुट प्रयास होने लगे थे, उदाहरण के लिए हम बात करें तो महेश चंद्र प्रसाद के भारतेश्वर का संदेश, महेश चंद्र प्रसाद का है भारतेश्वर संदेश, देवी प्रसाद गुप्त का है उपाधि और व्याधि। ठीक है, वहीं रूपनारायण पांडे साहब का प्रायश्चित प्रहसन, ये उल्लेखनीय रही है शुरुआत में। बद्रीनाथ भट्ट के एकांकी संग्रह कौन से, लब्बड़ धोंदो, नोट कर लीजिए, बद्रीनाथ भट्ट साहब का एकांकी संग्रह लब्बड़ धोंदो में मनोरंजक प्रहसन है जो संकलित है। हनुमान शर्मा के एकांकी संग्रह मान विजय, बेचैन शर्मा उग्र का 4 बेचारे, ये लिख लीजिए, बेचैन शर्मा उग्र साहब का 4 बेचारे एकांकी संग्रह। प्रसाद का एक घूंट, इस काल की जो उल्लेखनीय रचनाएं। हिंदी में पश्चिमी ढंग के एकांकी नाटकों का परिणयन 1930 के बाद हुआ, ये ध्यान में रखिएगा, नोट कर लीजिए। हिंदी में हम बात करें तो पश्चिमी ढंग के, पाश्चात्य संस्कृति में जो जितने भी कुछ लिखे गए नाटक, उनमें पश्चिमी ढंग के एकांकी नाटकों का परिणयन 1930 के बाद है जो होता है, माफ करें, होता है।
इस क्रम में राजकुमार वर्मा के बादल की मृत्यु, ध्यान में रखना, राजकुमार वर्मा साहब का बादल की मृत्यु, भुवनेश्वर प्रसाद साहब का कारवां, ये उल्लेखनीय रचनाएं। अन्य एकांकिकारों में हम बात करें तो गणेश प्रसाद द्विवेदी का सुहाग बिंदी गणेश प्रसाद द्विवेदी साहब का, तथा अन्य नाटक उदय शंकर भट्ट का दुर्गा और एक ही कब्र में, उदय शंकर भट्ट साहब का एक ही कब्र में और दुर्गा। सेठ गोविंद का स्पर्धा, सेठ गोविंद का कौन सा, स्पर्धा। जगदीश चंद्र माथुर साहब का मेरी बांसुरी और भोर का तारा, याद रखिएगा, भोर का तारा और मेरी बांसुरी किसके, जगदीश चंद्र माथुर साहब के। वहीं भगवती चरण वर्मा साहब का एकांकी सबसे बड़ा आदमी, ये भी ध्यान में रखिएगा, पूछा गया, भगवती चरण वर्मा साहब का सबसे बड़ा आदमी। तो आज की क्लास में हम इतना ही देखेंगे, उपन्यास विधा वगैरह आगे हम छायावाद की अगले वीडियो में देखेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिए, आप नहीं किया अभी तक तो शेयर कर दीजिए, और पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कीजिए, ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिए ताकि हर वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। मेरा प्रयास आपको श्रेष्ठ से श्रेष्ठ सामग्री और टू द पॉइंट जितने समय में कंप्लीट होना चाहिए उतनी समय में करवाने का प्रयास रहता है, ताकि आपका समय ज़ाया नहीं हो और हद से ज़्यादा कुछ भी न पढ़ो। तो आप भी प्रयास करें अपने इस परिवार चैनल को और बढ़िया बनाने का, और श्रेष्ठ बनाने का, और बड़ा बनाने का, साथियों को जोड़ते रहें। जय हिंद, फिर मिलता।